अकबर, बीरबल और पड़ोसियों के बीच गाय के बछड़े का मामला। आगरा के पास बसे एक छोटे से कस्बे नौरंगपुर में दो पड़ोसी रहते थे। पहला हरिनारायण, जो शांत, सीधा सादा और थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। दूसरा गंगाराम, जो चालाक, तेज तर्रार और अपनी बात मनवाने वाला आदमी था। दोनों के घर आमने सामने थे और दोनों के बीच एक लंबा चौड़ा आंगन साझा जैसा लगता था। हालांकि वो जमीन किसी की निजी नहीं थी, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करते थे। नौरंगपुर में गाय बछड़ा पालना आम बात थी। लोग इसे सौभाग्य और रोज के दूध का सहारा मानते थे। हरिनारायण के पास एक सुंदर गाय थी जिसका नाम था गौरी। वो सफेद रंग की, शांत स्वभाव की और लोगों के लिए शुभ मानी जाती थी। गांव के कई बुजुर्ग कहते थे कि गौरी जैसी गाय बहुत कम मिलती है। कुछ महीने पहले गौरी ने एक बछड़ा, नर बछड़ा, जन्मा था। गोरी चांद की तरह, लंबी पलकों वाला और बहुत ही प्यारा। हरिनारायण ने उसका नाम रखा था मोहन। लेकिन ठीक वहीं गंगाराम की गाय ने भी उसी समय एक बछड़ा दिया, जो मोहन जैसा ही दिखता था, सफेद, गोल आंखों वाला, लगभग उसी उम्र का। एक दिन सुबह सुबह हरिनारायण उठकर गौरी और मोहन को देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने चारागाह में झांका, उसका दिल सन्न रह गया। मोहन गायब था। गौरी बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार मुंह उठाकर आवाज कर रही थी, जैसे वो अपने बच्चे को पुकार रही हो। हरिनारायण घबरा गया। उसने पूरा आंगन, बाड़ा, घर के पीछे का हिस्सा सब छान मारा, लेकिन मोहन कहीं नहीं मिला। उसने पड़ोस के बच्चों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, सभी ने मना कर दिया कि उन्होंने कहीं नहीं देखा। तभी जब वो परेशान हाल गंगाराम के आंगन के पास पहुंचा, उसने देखा गंगाराम की गाय के बाड़े में वही सफेद बछड़ा खड़ा था, जो बिल्कुल मोहन जैसा दिखता था। हरिनारायण ने तुरंत कहा, गंगाराम, ये मेरा बछड़ा है, मेरी गौरी का बच्चा है ये। गंगाराम मुस्कुराया और बोला, ओ भाई हरिनारायण, ये तो मेरी गाय का बछड़ा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बिल्कुल मेरे मोहन जैसा है। वही निशान, वही आंखें। दिखने से क्या होता है? ये मेरी गाय ने जन्मा है, मेरे पास गवाह भी है। हरिनारायण हक्का बक्का। गंगाराम के बोलने का ढंग ऐसा था कि सुनने वाले को लगे जैसे वो सच ही बोल रहा हो। लोग जुटने लगे और दोनों की बहस बढ़ती गई। किसी को नहीं पता था सच क्या है। यहीं से कहानी का सस्पेंस और गहरा होता है। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बोले, ये मोहन तो हरिनारायण का ही है, हर दिन इसी के साथ खेलते देखा है। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं भाई, गंगाराम सच बोल रहा है, उसके बाड़े में मिला है तो वही उसका है। गांव का चौधरी आया, उसने मामला सुलझाने की कोशिश की, मगर दोनों में कोई झुकने को तैयार नहीं। गंगाराम ने साफ साफ कहा, चौधरी जी, अगर न्याय चाहिए होता तो मैं खुद आपके पास आता, पर यह बछड़ा मेरा है और रहेगा। हरिनारायण ने मायूस होकर कहा, मेरी गौरी 3 दिनों से बेचैन है, दूध कम हो गया है। अगर मोहन उसे लौटा दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक बूढ़ी औरत बोली, गाय अपने बच्चे को पहचान लेती है, दोनों गायों के सामने बछड़ा रखकर देख लेते हैं। लेकिन गंगाराम बोला, नहीं, ये तरीका गलत है, मेरा बछड़ा डर जाएगा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब स्थिति और उलझ गई। गांव वालों को लगने लगा कि मामला कहीं साधारण नहीं है। हरिनारायण अंदर ही अंदर एक शक पालने लगा था, क्या गंगाराम ने मोहन को चुपके से उठा लिया है? लेकिन सबूत कोई नहीं। गौरी बेचैनी से मिमियाती रहती। रात भर हरिनारायण को नींद नहीं आती। वो उठकर गौरी को सहलाता, उसे समझाता, पर उसकी आंखों में मोहन के लिए तड़प साफ दिखती। आखिरकार जब सब रास्ते बंद हो गए, लोगों ने सुझाव दिया, इस मामले को बादशाह अकबर तक ले जाओ, वहां न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इतनी दूर सामान्य लोग कभी दरबार नहीं जाते। फिर गांव के एक शिक्षक बोला,
बादशाह के दरबार में बीरबल है। वे चलती फिरती बुद्धि है। अगर कहीं न्याय मिलेगा तो वहीं। हरिनारायण को लगा शायद यही आखिरी उम्मीद है। हरिनारायण, गौरी और गांव के 2 बुजुर्गों के साथ दिल्ली रवाना हो गया। रास्ता लंबा था, कई मील पैदल, कई जगह जंगल, कुछ स्थान खतरे वाले भी। रात को कहीं रुकना पड़ता, दिन में गर्मी तंग करती, गौरी भी थक जाती, लेकिन मोहन की याद उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती। यात्रा के दौरान कई लोग मिले, कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने मजाक उड़ाया। बछड़े के चक्कर में बादशाह के दरबार जा रहा है, क्या पागलपन है। पर हरिनारायण रुका नहीं। उसी समय गांव में चल रहे सस्पेंस को भी नई दिशा मिलती है। गंगाराम भी चुपके से दिल्ली निकल पड़ा। उसे डर था कि कहीं बादशाह के सामने उसका झूठ न खुल जाए। वो चाहता था कि किसी तरह अपना दावा पक्का कर दे। इस तरह कहानी के दोनों पक्ष, सच और झूठ, एक साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और रास्ते में दोनों को इसका पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दिल्ली पहुंचते ही हरिनारायण ने देखा कि शहर कितना विशाल है। लोगों की भीड़, बाजारों का शोर, हाथियों की कतारें, सब कुछ अनोखा था। लेकिन उसे बस एक ही बात की चिंता थी, क्या बादशाह मुझे सुन पाएंगे? वो लाल किला पहुंचा, पहरेदारों से विनती की। बुजुर्गों ने उसकी तरफ से सिफारिश की। पहरेदारों ने अंत में कहा, ठीक है, कल सुबह तुम्हारा मामला पेश होगा। रात को हरिनारायण सो नहीं पाया। वो गौरी के पास बैठा रहा। गौरी भी चुप थी, जैसे वो भी इस फैसले का इंतजार कर रही हो। उधर गंगाराम भी दिल्ली पहुंचा। वो एक सराय में रुका और कुछ लोगों को पैसे देकर प्रभावित करने लगा। शहर में उसके कुछ पुराने परिचित थे, जिनसे उसने मदद मांगी। मुझे किसी भी तरह यह साबित करना है कि बछड़ा मेरा है। एक आदमी बोला, बिरादर, पैसे दोगे तो कहानी भी मिल जाएगी। ये सुनकर गंगाराम और चालाक हो गया। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वो जीत कर ही लौटेगा। अगले दिन अवसर आया। अकबर का भव्य दरबार सजा था। दीवारों पर नक्काशी, छतों पर चित्रकारी और बीच में सुनहरी गद्दी पर अकबर बैठे थे। बीरबल उनके दाहिने हाथ वाली जगह पर बैठे शांत मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। पहरेदार ने ऐलान किया, नौरंगपुर के हरिनारायण अपना मामला लेकर उपस्थित हों। हरिनारायण आगे आया। उसके पीछे गौरी थी। गौरी को देखकर पूरे दरबार में सरसराहट हुई। लोग फुसफुसाने लगे कि ये कितनी सुंदर और शांत गाय है। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? हरिनारायण ने सारी बात बहुत साधारण शब्दों में बताई। कैसे उसका बछड़ा गायब हुआ, कैसे गंगाराम ने दावा कर लिया, कैसे गांव में झगड़ा हो गया और क्यों उसे यहां तक आना पड़ा। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर पहरेदार बोला, गंगाराम भी उपस्थित है। गंगाराम आगे आया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट और छल दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, जहां पनाह, बछड़ा मेरा है। हरिनारायण मेरी गाय से मिलते जुलते बछड़े का मुंह पाल बैठा है। ये पूरा मामला भ्रम है। बीरबल शांत भाव से दोनों को देख रहे थे। उन्होंने कहा, बछड़ा कहाँ है? गंगाराम बोला, जहां पनाह, वो दिल्ली नहीं लाया गया, वो मेरे गांव में ही है। ये बात सुनकर पूरा दरबार हक्का बक्का। हरिनारायण बोला, आप चाहें तो मैं कल ही किसी को भेजकर मोहन को मंगवा सकता हूं। अकबर बोले, समस्या यह है कि बिना साक्ष्य के हम निर्णय नहीं दे सकते। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, साक्ष्य आएगा, पर पहले हमें यह समझना होगा कि सच छिपाया जा सकता है, पर वो मिटाया नहीं जा सकता। पूरा दरबार चुप। बीरबल ने कहा, हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन दोनों को कल सुबह फिर हाजिर होना होगा। मैं रात को कुछ निरीक्षण करूंगा। गंगाराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा बीरबल कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो उसका झूठ पकड़ लेगा। बीरबल ने पहरेदार से कहा कि गौरी को महल के अंदर के एक सुरक्षित भाग में रखा जाए। रात में वे अकेले गौरी के पास गए।
गौरी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो जानती हो कि कोई उसकी मदद करने आया है। बीरबल ने गौरी के बाड़े में समय बिताया, उसकी आदतें देखीं, उसके व्यवहार को समझा और फिर बाड़े से बाहर निकले। उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। उधर गंगाराम रात भर सो नहीं पाया। वो डरता रहा कि कहीं उसका झूठ उजागर न हो जाए। एक पल दिल हुआ कि भाग जाए। दूसरे पल सोचा कि शायद बीरबल को बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन सुबह उसे फिर दरबार में जाना था और वह जानता था कि सच की छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। अगली सुबह दरबार फिर सजा। हरिनारायण और गंगाराम दोनों हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कुछ पता लगाया? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, बछड़ा अगर यहां नहीं है तब भी उसका सच यहां मौजूद है। सब लोग स्तब्ध। बीरबल ने पहरेदारों को आदेश दिया, गांव की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दो, किसी को बाहर नहीं जाने दीजिए। गंगाराम चौंक पड़ा। उसके मन में एक डर और भी गहरा बैठ गया। बीरबल ने कहा, अब दोनों पक्षों से कुछ सवाल किए जाएंगे, जवाबों में छिपा सच खुद बाहर आ जाएगा। उन्होंने सबसे पहले हरिनारायण से कहा, तुम्हारी गाय गौरी अपने बच्चे को कैसे बुलाती है? हरिनारायण ने बताया, उसकी आवाज संवेदनशील और सच्ची थी। फिर उन्होंने गंगाराम से पूछा, तुम्हारी गाय अपने बच्चे को कैसे पुकारती है? गंगाराम लड़खड़ा गया। उसने कोई जबरदस्ती की आवाज निकाली जो सुनने में नकली लगती थी। दरबार के कई लोग दबी हंसी हंसने लगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, अभी निर्णय नहीं होगा। निर्णय तब होगा जब बछड़ा अपने आप सच बोल देगा। सब हैरान। गंगाराम सहम गया। बीरबल ने ऐलान किया, हम अभी संदेशवाहक को गांव भेजते हैं। वो दोनों गायों को साथ लेकर बछड़े को खुले मैदान में छोड़ेगा। जो गाय बछड़े की ओर दौड़ेगी और जिसे देखकर बछड़ा उसके पास जाएगा, वही असली मां है। दरबार में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि यह तो सरल तरीका है। लेकिन तभी बीरबल बोले, पर यही वो तरीका है जिसे गंगाराम कल टाल रहा था। गंगाराम की आंखें फैल गई। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मैं सिर्फ यही तरीका नहीं अपनाऊंगा। मैं एक और चीज भी जांचूंगा जो केवल सच्ची मां ही बता सकती है। अकबर उत्सुक हो गए। क्या? बीरबल बोले, मैं जानता हूं कि मां और बच्चे का रिश्ता सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि एहसास का होता है। अगर बच्चा कभी डर जाए तो मां की आंखें भी डरी हुई हो जाती है। दरबार ने पहली बार इस नई परीक्षा के बारे में सुना। शाम होते होते गांव से घुड़सवार लौट आया। उसने बताया, मैदान में जब बछड़े को छोड़ा गया, वो पहले दोनों गायों को देखने लगा। दोनों गायें भी उसे देख रही थी। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। घुड़सवार बोला, बछड़ा पहले गंगाराम की गाय की ओर गया, फिर पीछे हट गया, फिर गौरी की तरफ बढ़ा और अंत में गौरी के पास जाकर उसके गले से लग गया। पूरा दरबार खुश हो गया। लेकिन घुड़सवार ने आगे कहा, लेकिन इसके बाद एक अजीब बात हुई। बीरबल तुरंत बोले, कौन सी बात? घुड़सवार बोला, जैसे ही बछड़ा गौरी के पास पहुंचा, एक आदमी जंगल की तरफ भागने लगा। लोगों ने उसे पकड़ा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। गंगाराम की हालत खराब। बीरबल बोले, उस आदमी को यहां लाया जाए। पहरेदार उस आदमी को दरबार में लाए। उसका चेहरा ढका था। जब चेहरा हटाया गया, वो गंगाराम का मजदूर था। दरबार में फिर सनसनी फैल गई। बीरबल ने मजदूर से सख्त आवाज में पूछा, सच कहो, क्या हुआ था? मजदूर रोने लगा। हुजूर, मैं मजबूर था। मुझे गंगाराम ने पैसे दिए थे कि हरिनारायण के बछड़े को रात में उठा लाऊं और उसके बाड़े में छोड़ दूं। हरिनारायण की आंखों से आंसू निकल आए। गंगाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकबर ने क्रोध में कहा, क्या यह सच है, गंगाराम? गंगाराम कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मैंने लालच में ये गलती की। मेरी गाय का बछड़ा बीमार था।
मैं चाहता था कि इस सफेद बछड़े को अपना कहकर अधिक कीमत में बेच दूं। पूरा दरबार एक पल को मौन हो गया। फिर अकबर बोले, बीरबल, क्या अब फैसला तैयार है? बीरबल ने कहा, लगभग, जहांपनाह, लेकिन एक बात अभी भी बाकी है। कौन सी बात? अकबर ने पूछा। बीरबल धीरे से मुस्कुराए। असली सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। कुछ परतें अभी और खुलनी है। पूरा दरबार दंग रह गया। हरिनारायण भी हैरान। गंगाराम डर के मारे पसीने पसीने। बीरबल ने मजदूर से पूछा, तुम्हें बछड़ा कहाँ मिला था? किस जगह? मजदूर बोला, गांव के पीछे वाले जंगल में। बीरबल चौंके। जंगल में? गौरी तो अपने बछड़े को हमेशा बाड़े के आसपास रखती है। जंगल में कैसे गया? मजदूर बोला, मैंने उसे जंगल में देखा, जैसे कोई उसे वहां छोड़ गया हो। बीरबल बोले, ये बात गड़बड़ है। गंगाराम ने उसे अपने बाड़े से उठवाया, ये ठीक है, लेकिन वो जंगल में कैसे मिला, ये बात मेल नहीं खाती। दरबार में हलचल। गंगाराम भी चकित था। मैंने मजदूर को कहा था कि वो बछड़ा सीधे हरिनारायण के बाड़े से उठाए। वो जंगल में कैसे पहुंचा, ये मुझे भी नहीं पता। बीरबल ने कहा, तो फिर बछड़ा जंगल में किसने छोड़ा? अब मामला और रहस्यमय हो चुका था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है? बीरबल बोले, हाथ जहांपनाह, संभव है कि कोई और भी इस बछड़े पर नजर रख रहा था। पूरा दरबार फिर सन्न। हरिनारायण के मन में डर बैठ गया। क्या मोहन को किसी और ने भी उठाया था? गंगाराम की आंखों में भी हैरानी थी। तो क्या असली खलनायक मैं नहीं, कोई और था? अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम इस मामले को और गहराई से जांचो। बछड़ा जंगल में कैसे पहुंचा, कौन कौन इसमें शामिल था, सब पता लगाया जाए। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म। हरिनारायण खुश था कि उसका मोहन सुरक्षित था, लेकिन उसके मन में नया डर पैदा हो गया। जंगल में कौन था? क्यों? गंगाराम शर्मिंदा था, पर उसके मन में भी एक सवाल था। अगर मजदूर ने बछड़ा मेरे कहने पर उठाया था, तो वो जंगल में कैसे गया? क्या किसी और ने बीच में उसे उठा लिया था? और बीरबल, उनके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वे इस नए रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए तैयार हों। गांव से लौटकर जब मामला दरबार में उठता है और मजदूर पकड़ा जाता है, तब हरिनारायण के मन में एक नई परेशानी उठती है। सब कुछ ठीक लग रहा था। मोहन मिल गया, गंगाराम के खिलाफ भी सबूत थे। फिर भी जंगल में बछड़ा कैसे पहुंचा, ये बात किसी को समझ नहीं आई। हरिनारायण की आंखों में एक छोटी सी बेचैनी थी। वो अक्सर रात में जागकर सोचता, क्या मोहन को उस रात किसी और ने देखा होगा? क्या गांव के किसी अजनबी ने उस रात जंगल में घुसकर कुछ किया? उन्होंने बीरबल से आंख में आंख मिलाकर कहा, साहब, अगर आप चाहें तो मैं वापस अपने गांव जाकर आसपास देखने जाऊं। शायद कोई सुराग मिल जाए। बीरबल ने उसी शांत चेहरे पर कहा, जाओ, पर सावधानी से। कभी कभी सच छोटे छोटे चीजों के बीच छिपा होता है। हरिनारायण गांव लौट आया। गांव में लौटने पर उसको मिला, लोगों के बीच चर्चा कुछ और ही थी। किसी ने सुना था कि रात को गांव के पास ही आग लगी थी। किसी ने कहा कि एक अजनबी रात में चुपके से एक झोला लेकर गया था। हरिनारायण के मन में आशंका और बढ़ गई। उसने सबसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया। किसने रात में कुछ देखा, किसके पास बत्तियां थी, किसके पास नई चीजें आई थी। हरिनारायण ने सबसे पहले उसी जंगल की ओर कदम बढ़ाया जहां मजदूर ने कहा था कि बछड़ा मिला था। जंगल का रास्ता तंग था और रात में कुछ अजीब सा सन्नाटा रहता था। वहां पर वो धीरे धीरे चला और चारों तरफ देखा। जमीन पर कुछ निशान थे, घुटनों के पास खरोंच के निशान। किसी ने फीट से बछड़े की छोटी सी रस्सी बांधी होगी। कुछ मिट्टी के धब्बे और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो किसी पुराने धोती जैसा दिखता था। हरिनारायण ने टुकड़ा उठाकर देखा। यह सफेद कपड़ा था जिस पर कुछ मिट्टी
और झाड़ बत्तियों के पत्तों के निशान थे। कपड़े पर एक छोटा सा लाल धब्बा भी था, शायद केले का रस, हो सकता है मिट्टी का रंग। पर असली बात यह थी कि कपड़े का किनारा जैसे किसी ने जल्दी से फाड़कर अलग कर दिया हो। उसने ये कपड़ा अपने साथ लिया और गांव लौटा। रास्ते में उसने दुकानदार से कहा कि क्या कल रात किसी ने नया कपड़ा बेचा था। दुकानदार ने गुलमोहर जैसी झिझकी से कहा कि हाँ, रात में कुछ लड़के आए थे और थोड़ी सी सफेद कपड़ा का मांग कर गए थे। पर दुकानदार ने नाम नहीं बताया। हरिनारायण को लगा ये संकेत छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। कोई रात में आया और कुछ कपड़े ले गया। कपड़े पर फाड़ के निशान, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ छिपाया हो। वही गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसे सब प्यार से दादी मां कहते थे, हरिनारायण के पास आई। वो पहले से ही इस मामले में बहुत चिंतित थी। दादी मां ने कहा, कल रात मेरे घर के पास एक औरत आती हुई दिखी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वो एक थैली लिए जा रही थी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उसकी चाल में जल्दबाजी थी। ये सुनकर हरिनारायण को एक अलग तरह की बेचैनी हुई। एक औरत? क्यों एक महिला इतनी रात में जंगल में जाएगी? क्या वही वो तीसरा व्यक्ति थी जिसने बछड़े को जंगल में छोड़ा? दादी मां ने आगे बताया कि उस महिला के कदम हल्के थे और उसकी पायल नहीं थी। वो सीधे जंगल की ओर चली गई थी। उसके कपड़े पुराने थे, पर उसने एक नया सा बैग रखा था। दादी मां ने कहा कि महिला की चाल में एक तरह का डर था, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। हरिनारायण ने सोचा, अगर सच में कोई महिला जुड़ी है तो उसका मोटिव क्या होगा? क्या वह किसी प्रकार की मदद चाहती थी, या फिर उसने कुछ देखा और भागा? हरिनारायण ने गांव में और खोजबीन की। उसने उसी रास्ते पर आगे पीछे देखा जहां से महिला गई थी। कुछ दूर पर उसने मिट्टी में दबा हुआ एक कागज का टुकड़ा निकाला। कागज फटा हुआ था और उस पर मिट्टी लगी थी, पर कागज के एक कोने पर कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। जल्दी, कल रात, मिलना है। और शायद किनारे पर कोई नाम लिखा था, पर वो धुंधला था। उसके बाद वो एक टूटा हुआ मटके का टुकड़ा भी पाया। मटका गांव में अक्सर पानी और दूध रखने के काम आता था, और उसका टूटना शायद कुछ लड़ाई या जल्दबाजी की निशानी हो सकती थी। मटके पर एक हल्का सा रंग लगा था, जो किसी ने हाल ही में प्रयोग किया हो। हरिनारायण ने यह सब जोड़कर सोचा, इन निशानों से यही लगता है कि किसी ने गुप्त तरीके से रात में कुछ किया था। कोई संदेश, कोई मिलने का प्लान और जल्दी सी छुपाने सी चाल। इसी बीच गंगाराम की तरफ से भी कुछ बातें निकलने लगी। जब वो गांव आया और लोगों से बात हुई, तो उसने कहा कि मजदूर ने सच कहा, पर वो और भी परेशान था। उसने धीरे धीरे स्वीकार किया कि उसने बीमार गाय के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने चोरी करवाने की साजिश की। पर उसने ये नहीं बताया कि किसने उसे ये विचार दिया या उसने किसके साथ बातचीत की थी। गांव के कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा कि गंगाराम का व्यापार हाल ही में घट गया है, वो कर्ज से जूझ रहा था। पर एक आदमी ने कहा, जो व्यक्ति पैसे की जरूरत में होता है वो हर काम कर सकता है, पर क्या वो अकेला ऐसा कदम उठा सकता है? हरिनारायण ने ध्यान दिया कि गंगाराम की आंखों में डर अब भी था। कोई चीज उसे परेशान कर रही थी, शायद सच का वो हिस्सा जो अभी छिपा हुआ था। हरिनारायण ने सोचा कि गंगाराम से वो हिस्सा पूछना होगा, पर बिना दबाव के। जब ये खबर अकबर के पास पहुंची कि जंगल में किसी तीसरे का हाथ हो सकता है और एक महिला भी मिली, बीरबल ने फिर से सक्रियता दिखाई। उसने हरिनारायण और गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को दरबार में बुलाया और कहा कि गांव में जांच करके जो भी सुराग मिले सब यहां लाया जाए। बीरबल ने कहा, कभी कभी लोग जो बाहर नकली दिखते हैं, उनके पास असली कहानी होती है। हमें उन बातों को जोड़कर देखना होगा। उन्होंने उन लोगों को एक तरीका सुझाया, जो भी व्यक्ति रात में बाहर निकला हो, उनके घरों के पास देखो कि क्या किसी ने अजीब सी चीजें खरीदी हैं। नए कपड़े, बैग, दूध का बड़ा बर्तन या कोई ऐसी चीज
जो रात में मिलने वाली है। हरिनारायण ने ये काम अपने गांव में और ध्यान से किया। उन्होंने देखा कि कुछ दिनों पहले एक नया सा सूती कपड़ा गांव के एक पुराने मोची, जूता बनाने वाले, के पास आया था। मोची ने बताया कि उसे एक सामान्य सी औरत ने दिया था और कहा था कि वो उसे किसी और के लिए सिलाने लाएगी। ये खबर सुनकर हरिनारायण का दिल फिर धक गया। क्या वही औरत जुड़ी थी? मोची ने याद किया कि उस औरत ने बोलते समय अपना चेहरा नहीं दिखाया, पर उसने एक नाम कहा था, रामप्रीत। मोची को लगा ये कोई लड़का या लड़की का नाम हो सकता है। मोची ने कहा कि वो औरत आने के बाद थोड़ी देर रुकी और फिर भागी सी चली गई। हरिनारायण ने सोचा, रामप्रीत कौन है? गांव में कोई रामप्रीत नहीं था जिसे सब जानते। पर अगले दिन पता चला कि गांव के ही एक पुराने तिलक वाले आदमी के पोते का नाम रामप्रीत था, पर वो शहर चला गया था। हरिनारायण ने महसूस किया कि वो व्यक्ति या नाम कहीं और भी संकेत दे सकता है। कदाचित रामप्रीत औरत का बेटा हो, या वो औरत रामप्रीत से मिलने जा रही थी। इसी दौरान गांव के बच्चों ने हरिनारायण को एक और बात बताई। रात में जंगल में जब बछड़ा मिला था, तब किसी ने हल्की सी हंसी सुनी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे की हंसी। ये बात सुनते ही हरिनारायण के दिल में एक नई चमक आई। यदि एक बच्चे की हंसी वहां थी, तो फिर वहां कोई परिवार भी रहा होगा। वो उसी जगह गया और देखा कि घास के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, जैसा कि बच्चे खिलौने के रूप में रखते हैं। लकड़ी की उस टुकड़ी पर हल्के से रंग के निशान थे। उसे देखकर हरिनारायण ने महसूस किया कि जंगल में कोई छोटा बच्चा भी गया होगा। ये नक्शा और भी पेचीदा सा हो गया। किसने बछड़ा उठाया? एक आदमी, एक लकीर, और साथ में कोई महिला या बच्चा भी वहां थे। गांव में चर्चा बढ़ने पर पुरानी बातें भी निकलकर सामने आईं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले गांव में एक वृद्ध व्यापारी आया था। उसके हाथ में हमेशा एक बड़ा बैग और आंखों में तीखे सवाल। वो व्यापारी गांव के पास कुछ माल छोड़ गया था और शहर चला गया था। किसी ने कहा कि व्यापारी ने कई बार जंगल के पास देखा और वो अक्सर गांव के बच्चों को कुछ पैसे दे देता था। जब हरिनारायण ने गांव वालों से और पूछा, तो किसी ने बताया कि व्यापारी ने एक रात किसी औरत को भी कुछ सामान दिया था और कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए गांव के पास ही रहेगा। व्यापारी का नाम सुनकर हरिनारायण को एक अजीब सी याद आई। लोगों ने कहा कि उसी व्यापारी का नाम बाहुबली लाल था। वो कुछ नेट पर व्यापार करने वाला आदमी था, जिसे शहर में कई लोग जानते थे। पर उसका गांव में आना और वो औरत, ये सब मिलकर कहानी को और उलझाते थे। हरिनारायण ने जंगल से मिली कागज की चिट्ठी के टुकड़े को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने उसे ध्यान से पढ़ा और कुछ शब्दों को जोड़कर पढ़ा, जल्दी मिलना है, कल रात। बीरबल ने कहा कि यह संदेश किसी मीटिंग का संकेत दे रहा है, पर किससे और क्यों, ये अभी समझ नहीं आया। फिर मोची ने बताया कि उस औरत ने एक छोटी सी थैली मोची को दी थी और कहा था कि थोड़ी देर में कोई आएगा। मोची ने कहा कि उसने थैली खोली तो उसमें कुछ सिक्के, एक छोटा सा कंगन और एक पारद, चमकीला टुकड़ा मिला था। मोची ने यह कहा कि वो औरत डर कर गई थी और उसने थैली वही छोड़ दी थी। ये सब सुनकर बीरबल ने फिर से दरबार में आदेश दिया कि गांव के सब छोटे मोटे दुकानदारों, मोची, बढ़ी आदि से पूछा जाए कि क्या उन्होंने हाल ही में कोई अजीब चीज बेची या खरीदी है। जैसे जैसे हरिनारायण और गांव वाले जांच करते गए, कुछ बातें साफ होती गई और कुछ और उलझ जाती गई। मोची ने जो कंगन बताया था, वो असल में छोटे बच्चों का कंगन था। ऐसा कंगन अक्सर नन्हे बच्चों के पैरों पर बांधा जाता है ताकि उनकी हंसी की आवाज सुनाई दे। ये कंगन जंगल में मिलने वाली उस हंसी की सी आवाज से मेल खाता था। अब कहानी में एक तस्वीर बनती दिखी। रात में कोई नन्हा बच्चा जंगल की ओर गया। उसके साथ एक महिला थी और किसी ने अचानक बछड़े को वहीं छोड़ दिया या छिपा दिया। क्यों?
क्या कोई जानबूझकर बछड़ा वहां छोड़कर भागना चाहता था या उसे वहां रखना चाहता था? हरिनारायण ने सोचा कि शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि गांव में जो झगड़ा है वो और बड़ा हो जाए। पर किसे फायदा होगा और किसे इतना गहरा झगड़ा चाहिए होता है कि वो गांव वालों के बीच लड़ाई करवा दे? बीरबल ने जब ये सब सुना तो उसने कहा, कभी कभी लोग व्यक्तिगत फायदे के लिए ही ऐसे काम करते हैं, पर कभी कभी ये किसी बड़े खेल का हिस्सा भी होता है जहां लाभ अलग किस्म का होता है। उन्होंने हरिनारायण से पूछा कि क्या गांव में किसी के साथ पुरानी किसी दुश्मनी की बात है? हरिनारायण ने याद किया कि कुछ महीने पहले गांव में एक जमीन का झगड़ा हुआ था। किसी ने पुराने मंदिर के पास जमीन पर दावा किया था और उसके कारण कुछ लोगों के बीच लड़ाई भी हुई थी। उसी समय कुछ लोगों ने बाहुबली लाल से मदद मांगी थी क्योंकि वह सौदेबाजी में माहिर था। क्या यह कैंसर था? क्या गोमाल के बछड़े का मामला किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था, जैसे जमीन हड़पने की कोशिश? अगर किसी ने मोहन को उठाकर जंगल में छोड़ दिया ताकि हरिनारायण परेशान हो और जमीन का टिकट मिल सके, तो ये सोचने वाली बात थी। कई दिनों की जांच के बाद हरिनारायण को फिर एक और सुराग मिला। गांव के एक मंदिर की दीवार में किसी ने चिपकी हुई एक छोटी सी कागज की परत रखी थी। उस पर कुछ नंबरों के निशान थे और एक छोटा सा नाम, रवि। ये नंबरों का पैटर्न कुछ ऐसा था जो किसी खाते का हिस्सा लग सकता था या किसी घर का पिन। हरिनारायण ने समझा कि ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। रामप्रीत, रवि, बाहुबली लाल और वो औरत, वे सब किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हरिनारायण ने बीरबल को ये खबर दी। बीरबल ने धीरे से कहा, अब हम उस नंबरों की तह तक जाएंगे। कई बार एक छोटा सा नोट ही नदी की दिशा बदल देता है। जब लोग बाहुबली लाल के बारे में जानने लगे, तब वो खुद गांव आया। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वो बस व्यापारी है और किसी तरह का षड्यंत्र नहीं कर रहा। पर गांव के कुछ लोगों ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने पूछा कि शाम को आपने किससे मिले थे और आपने क्या सामान छोड़ा था? बाहुबली लाल ने कुछ एकतरफा बातें की और बात बदल दी, पर उसकी आंखें कुछ छिपा रही थी। फिर एक दिन गांव के एक युवक ने बताया कि उसने देखा था कि वो औरत जो कपड़े लेकर आई थी, वो किसी अन्य घर के पास भी रुकी थी और वहां से एक बुजुर्ग ने उसे कुछ दिया था। एक पुराने अखबार का एक पन्ना और एक शीशा। ये सब मिलकर और सारे सवाल बनाते गए। क्यों ये शीशा और अखबार? क्या ये संकेत थे या ये सब केवल भ्रम कर रहा था? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, जंगल में मिली हंसी और कंगन की खनक रोज रोज हरिनारायण के मन में गूंजती रही। वो हर रात सोते समय सोचता, किसका बच्चा है? औरत कौन थी? एक रात जब चांद बादलों से छुपा हुआ था, हरिनारायण ने फिर से जंगल की ओर जाना तय किया। वो अकेला नहीं जा सका क्योंकि गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि अकेले जाना खतरनाक है। पर उस रात कुछ बच्चे भी उसके साथ आ गए। वे चाहते थे कि वो आखिरकार सच जाने। जंगल में वे धीरे धीरे बढ़े। वहां वे उसी जगह पहुंचे जहां मटके का टुकड़ा और लकड़ी का खिलौना मिला था। अचानक दूर से किसी की हल्की हंसी आई, वही नन्ही हंसी। सभी बच्चे चौंक गए। हरिनारायण ने देखा कि एक छोटी सी परछाई पेड़ों के पीछे से आगे पीछे हो रही है। वो परछाई किसी की थी। क्या वो वही औरत थी? क्या वो बच्चा उसके साथ था? पर जैसे ही वे उस ओर भागे, परछाई गायब हो गई। किसी ने चिल्लाया और फिर एक तेज हवा आई जिसने पत्तों को हिलाकर सबको घुटन सी कर दी। वहां पर एक छोटी सी चिड़िया की पंख वाली चीज मिली, जैसे बच्चे का कोई खिलौना फिर से छूट गया हो। यह रात कुछ और रहस्यमयी थी। किसी ने कहीं से चुपके से कदम उठाने की आवाज सुनी थी और फिर एक धीमी सी गूंज जिसको सुनकर सभी डर गए। हरिनारायण ने जो समझा वो ये था, कई लोग इस कहानी में जुड़े हुए थे। गंगाराम ने जाहिरा तौर पर चोरी करवाने के लिए मजदूर लगाया। मजदूर ने बछड़ा कहीं ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। पर उसका मतलब क्या था?
क्या किसी ने उसे आदेश दिया था कि जंगल में छोड़ दे? क्या कोई और व्यक्ति था जिसने गांव को उलझाने के लिए ये सब किया? और वो औरत, क्या वो चाहकर आई थी, या उसे भी किसी ने उस रात भेजा था? रामप्रीत और रवि के नाम अब भी पहेली बनकर रह गए थे। बाहुबली लाल का हस्तक्षेप, मोची की थैली और बच्चे की हंसी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जिसका पूरा मतलब अभी सामने नहीं आया था। हरिनारायण ने बीरबल का चेहरा सोचते हुए कहा, साहब, मुझे डर है कि अगर आप अब भी जांच बंद कर देंगे तो कोई सच्चा अपराधी बच निकल जाएगा। बीरबल ने धीमे से उत्तर दिया, मैंने कहा था, सच छिपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। हर सुराग हमें अगले सुराग की ओर ले जाएगा, पर हर सुराग का समय आता है। मोहन तो मिल गया, पर जो तीसरी परत थी वो अब भी रहस्यमय है। रामप्रीत, रवि, बाहुबली लाल और वो औरत, ये सब संकेत देते हैं कि गांव के अंदर और बाहर कुछ और भी घटित हुआ है। बीरबल की जिज्ञासा अब और बढ़ी है। वो जानता है कि सच तब आएगा जब कोई छोटा सा संकेत बहुत ध्यान देने पर बड़ी सच्चाई बताएगा। हरिनारायण को लगा था कि मोहन मिल जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा, लेकिन मोहन के साथ साथ एक नया डर भी उसके मन में आ गया था। जंगल में आखिर हुआ क्या था? हर रात जब वो सोता, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आता, गहरी रात, हल्की हवा, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती बच्चे जैसी हंसी। उस हंसी में एक अजीब सा कंपन था, जैसे वो किसी खुश बच्चे की हंसी न हो, बल्कि किसी घबराए हुए मन की हंसी हो। हरिनारायण को महसूस होने लगा था कि गांव में सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। कुछ लोग कुछ छिपा रहे हैं, कुछ लोग कुछ जानते हैं और कुछ लोग जानकर भी अनजान बने हुए हैं। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही थी कि करीब करीब हर सुराग उसे एक नए रहस्य की तरफ ले जा रहा था। दिल्ली में बीरबल दरबार में बैठे थे। सामने गुलाबी कागज, उस पर हर सुराग का संक्षिप्त लेखा जोखा। वे गहरी सोच में डूबे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या मामला अभी इतना उलझा है? हम तो सोच रहे थे कि बछड़ा मिल गया, गंगाराम की साजिश पकड़ ली गई, मामला खत्म हो गया होगा। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, जब कोई घटना अपने आप समझ आ जाए तो उसे समस्या नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब हर बात, हर निशान, हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशा में खिंचता हुआ दिखाई दे, तब समझ ले कि कहानी अभी शुरू ही हुई है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई और भी शामिल है? बीरबल बोले, ये मामला सरल चोरी का नहीं, ये किसी बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। वो औरत, वो बच्चा, वो टूटे मटके के टुकड़े और रामप्रीत व रवि जैसे नाम, कुछ भी संयोग नहीं है, सब एक ही धागे की कड़ियां है। अकबर ने आदेश दिया, तुम तुरंत गांव जाकर जांच करो। बीरबल उठे और बोले, मैं जाऊंगा, पर पहले मुझे ये जानना होगा कि किसका डर सबसे बड़ा है। बीरबल गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर था। जब वे चौपाल पर पहुंचे, गांव के लोग एक एक करके बैठ गए। कई लोग फुसफुसा रहे थे, कहीं बीरबल सच में पता न लगा ले, अगर सच्चाई निकली तो बहुत लोग फंसेंगे। बीरबल ने सबको चुप कराते हुए कहा, मैं यहां किसी को सजा देने नहीं आया हूं, मैं यहां सच जानने आया हूं, और सच किसी का भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। गांव वाले चुप। किसी ने आगे बढ़कर कहा, साहब, रात में जंगल में जाना कोई आम बात नहीं, वहां अजीब आवाजें आती है, कई बार छायाएं दिखाई देती है, कई लोग कहते हैं कि वहां कोई आत्मा है। बीरबल ने कठोर आवाज में कहा, डर फैलाना बंद करो, मैं सच की तलाश कर रहा हूं, किसी भूत प्रेत की नहीं। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी। गांव के लोग चुप हो गए। बीरबल ने निर्णय लिया कि जंगल में उसी वक्त जाएंगे। रात होने पर हरिनारायण उनके साथ चला और गांव के दो बुजुर्ग भी। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत
कि दूर से गिरता हुआ पत्ता भी साफ सुनाई दे जाए। चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, बीरबल ने कहा, जो भी इस जंगल में हुआ है उसका निशान आज भी यही कहीं है। हमें सिर्फ सही जगह ढूंढनी है। कुछ देर बाद उन्हें कुछ पुराने पावों के निशान मिले, छोटे पावों के भी और बड़े पावों के भी। हरिनारायण चौंका। वही बच्चा, वही परछाई। बीरबल बोले, हां, यहां कोई बच्चा जरूर आया था। और तभी बाई और झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत किया। सरसराहट फिर हुई, थोड़ी तेज, और फिर एक छोटी आकृति झाड़ियों के पीछे से निकली और दौड़कर भाग गई। हरिनारायण चिल्लाया, वही बच्चा। बीरबल बोले, रुको, पीछा मत करो। हो सकता है वो डरा हुआ हो। लेकिन अगले पल एक और आवाज आई, जैसे कोई महिला बच्चे को पुकार रही हो। अचानक जंगल की खामोशी टूटी। बीरबल ने उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये बच्चा और ये औरत जानबूझकर छिप रहे हैं। पर क्यों? अगली सुबह गांव के मोची ने बताया कि उसे एक पुरानी झाड़ी के पास एक थैली मिली है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। थैली में कुछ अजीब चीजें थी। एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया, एक छोटी सी चांदी की पायल, कुछ सिक्के और एक कागज पर लिखा नाम, रामप्रीत। बीरबल ने थैली को उलटकर देखा। गुड़िया के अंदर से एक नन्ही चिट्ठी निकली, फटी हुई, लेकिन अभी पढ़ी जा सकती थी। उस पर लिखा था, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूं, पर ज्यादा दिन नहीं छुपा पाऊंगी। हरिनारायण का दिल धड़क उठा। ये किसके बारे में लिखा है? बीरबल ने कागज को मोड़ते हुए कहा, दो शक है। पहला, ये बच्चा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो जंगल में मिलता है। दूसरा, मोहन, या शायद कोई तीसरा भी है। हरिनारायण स्तब्ध। एक बुजुर्ग जिसका नाम काशीनाथ था आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये पहली बार नहीं हो रहा। 30 साल पहले भी हमारे गांव में एक औरत अपने बच्चे को लेकर जंगल में छुपती फिरती थी। लोग कहते थे कि वह किसी से बच रही है या किसी की रक्षा कर रही है। बीरबल ने पूछा, क्या उस महिला के बारे में कुछ और पता है? काशीनाथ ने बताया, वो अचानक एक दिन गांव से गायब हो गई। कहते हैं उसका बच्चा कभी मिला ही नहीं। लेकिन सच कोई नहीं जानता। बीरबल ने सोचा, क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? गंगाराम डर गया था। वो जानता था कि चोरी के पीछे उसका हाथ था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं है। एक शाम वो हरिनारायण के पास आया और बोला, मैंने गलत किया, पर मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं। हरिनारायण चकित, क्या? गंगाराम बोला, कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था। उसने मुझसे मोहन के बारे में अजीब सवाल पूछे। उसने कहा कि अगर मैं मोहन को किसी भी तरह गांव से दूर कर दूं, तो वो मुझे पैसे देगा। हरिनारायण का चेहरा सफेद। कौन था वह आदमी? गंगाराम बोला, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि यह मामला किसी पुरानी कहानी से जुड़ा है और किसी बच्चे को बचाना है। हरिनारायण को याद आया, थैली में लिखी चिट्ठी, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही हूं। क्या ये सब एक ही कहानी का हिस्सा था? बीरबल अभी गांव की गलियों में थे कि अचानक एक बच्चे ने आकर कहा, साहब, नदी किनारे एक महिला रो रही है। उसका चेहरा ढका हुआ है और उसके पास एक छोटा बच्चा है। बीरबल उसी क्षण वहां पहुंचे। नदी किनारे एक महिला बैठी थी, चेहरा घूंघट से ढका, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बगल में वही लकड़ी का खिलौना था, जैसा जंगल में मिला था। बीरबल उसके पास गए और बोले, तुम ही हो जो जंगल में बच्चे के साथ देखी गई थी? महिला चुप रही। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम किससे भाग रही हो? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? महिला ने रोते हुए कहा, मैं सच बताना चाहती हूं।
लेकिन बोलूं तो मेरी जान जाएगी। बीरबल शांत आवाज में बोले, सच बोलो। अगर सच की रक्षा किसी और न कर सके तो मैं करूंगा। महिला धीरे धीरे बोली, जिस बछड़े को आप मोहन कहते हैं वो सिर्फ एक बछड़ा नहीं है, वो एक राज है। हरिनारायण हक्का बक्का। बीरबल बोले, कौन सा राज? महिला ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई, तेज और खतरनाक। महिला घबरा गई। वे आ गए। वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं रुक सकती। और वो बच्चा उठाकर भाग गई। बीरबल और हरिनारायण ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो पगडंडी से होते हुए जंगल की तरफ गायब हो गई। पीछे सिर्फ उसकी पायल पड़ी रह गई। बीरबल और हरिनारायण ने देखा कि घोड़ों पर 4 आदमी गांव की औरतों से पूछताछ कर रहे थे। क्या किसी ने सफेद कपड़े वाली औरत को देखा है? उनकी आवाज में धमकी थी। बीरबल ने उन्हें रोकते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? एक आदमी बोला, हम व्यापारियों के आदमी हैं। एक महिला ने हमारा माल चुरा लिया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बीरबल ने कहा, चोरी हुई है तो सिपाही बुलाओ। जंगल में औरतों का पीछा क्यों कर रहे हो? आदमी झेम गया, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट थी। कुछ छिपा रहे थे वे। बीरबल ने महसूस किया कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं, ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है। बीरबल ने नदी किनारे मिली महिला की पायल को उठाकर देखा। पायल पर हल्का सा नाम उकेरा हुआ था, प्रीत। हरिनारायण चौंका। रामप्रीत? बीरबल ने कहा, नहीं, सिर्फ प्रीत। पर यह नाम किसी बड़े नाम का छोटा हिस्सा हो सकता है। बीरबल ने पायल को हाथ में घुमाया। उसकी बनावट देखी, उस पर लगे पुराने खरोंच देखे। फिर वे बोले, ये पायल नई नहीं, कम से कम 20 से 25 साल पुरानी है। हरिनारायण बोला, मतलब ये वही महिला हो सकती है जो पुराने समय में भी किसी बच्चे के साथ छिपती फिरती थी। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। उस रात अचानक गांव के लोग चिल्लाए, जंगल में आग लग गई, पेड़ जल रहे हैं। बीरबल तुरंत दौड़े। गांव वाले बाल्टियों से पानी डाल रहे थे, पर आग एक ही दिशा में फैल रही थी, उसी दिशा में जहां महिला और बच्चा गायब हुए थे। बीरबल चिल्लाए, ये प्राकृतिक आग नहीं है, किसी ने जानबूझकर लगाई है। आग इतनी तेज थी कि कई पुरानी चीजें, निशान, पैरों के धब्बे, टूटे मटके के अवशेष, सब जलने लग गए। हरिनारायण घबरा गया। अगर आग फैल गई तो सारे सुराग जल जाएंगे। बीरबल बोले, यही तो किसी की मंशा है। कोई चाहता था कि सारे सबूत मिट जाए। पर कौन? जंगल में आग बुझाने के बाद बीरबल दूर बैठे एक छोटे पेड़ के पास खड़े थे। अचानक उन्होंने देखा, एक बच्चा पेड़ के पीछे से झांक रहा था। वही बच्चा, वही हल्की मुस्कान, वही चमकती आंखें। बीरबल उसके पास गए। डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बच्चा धीरे धीरे बाहर आया। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में जूते नहीं थे, अंगूठे में वही चांदी की पायल थी। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे साथ वाली औरत कहाँ है? बच्चा चुप। उसने सिर्फ एक दिशा में उंगली उठाई, गहरी घाटी की ओर। फिर बोला, मां ने कहा है किसी को मत बताना। हरिनारायण सन। बीरबल ने बच्चे का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन बच्चा अचानक पीछे हटा और जंगल की अंधेरी पगडंडी में गायब हो गया। बीरबल बोले, ये बच्चा डरता है, लेकिन वो सच जानता है। जो बातें गांव वाले बताते हैं वे सिर्फ आधी कहानी है। सच्ची कहानी इस बच्चे और उसकी मां के पास है। हरिनारायण ने पूछा, लेकिन वो क्यों छिप रही है? बीरबल बोले, क्योंकि कोई बड़ा खतरा उसके पीछे है, और शायद वो खतरा मोहन के पीछे भी था। हरिनारायण स्तब्ध। मोहन के पीछे? एक बछड़े के पीछे कौन सा खतरा? बीरबल बोले, कभी कभी जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, उनसे जुड़े लोग, उनका अतीत और उनका रहस्य कहानी को बड़ा बना देता है। गांव के लोग अब और ज्यादा डर गए थे। कोई उनकी ताक में लगा था।
कोई जंगल में आग लगा रहा था, कोई महिलाओं और बच्चों का पीछा कर रहा था, और कोई, शायद कोई बहुत पुराना दुश्मन, जिसका मकसद अभी तक सामने नहीं आया। बीरबल ने हरिनारायण से कहा, यह मामला अब तुम्हारे गांव या बछड़े का नहीं रहा। ये एक बहुत पुराने राज का द्वार है, और उस राज को कोई छिपाना चाहता है, किसी भी कीमत पर। जंगल में लगी आग बुझ चुकी थी, पर उसके बाद जो सन्नाटा फैला, वो किसी तूफान का संकेत दे रहा था। हरिनारायण अपने घर लौटा, लेकिन उसके पैरों में वो थकान नहीं थी जो इतनी दौड़ भाग के बाद होनी चाहिए थी। इसके उलट उसके दिल में अनगिनत सवाल और एक अजीब सा डर बैठ चुका था। गौरी, उसकी गाय, शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मोहन को खोने वाला डर बाकी था। वो कभी हरिनारायण को देखती, कभी दरवाजे की ओर, जैसे उसे फिर महसूस हो रहा हो कि कोई छाया बाहर घूम रही है। जब रात गहरी हुई और गांव के लोग अपने अपने घरों में सो गए, हरिनारायण आंगन में बैठा जंगल की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उस अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे देख रही हों। पर हर बार जब वो ध्यान से देखता, उसे सिर्फ हवा से हिलती झाड़ियां दिखती। लेकिन वो समझ गया था, खतरा अभी टला नहीं है। सूरज निकला ही था कि गांव की ओर से तेज आवाजें आने लगी। किसी ने रात में फिर से जंगल के पास देखा। वही औरत थी, उसके साथ बच्चा भी था। इस बार वो किसी और आदमी से बात कर रही थी। गांव में हलचल मच गई। हरिनारायण भागता हुआ चौपाल पहुंचा। वहां एक आदमी हांफता हुआ बोल रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो औरत रात में एक आदमी से मिल रही थी। उस आदमी ने उसे कुछ दिया और कहा, सावधान रहना, वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। लोगों में दहशत फैल गई। कुछ बोले, क्या ये वही लोग हैं जो घोड़ों पर आए थे? किसी ने कहा, क्या ये किसी पुराने बदले की कहानी है? कुछ लोग डरकर बोले, हमें तो अब गांव छोड़ देना चाहिए। हरिनारायण सब सुनता गया, पर उसका मन सिर्फ एक बात पर अटका था। वो आदमी कौन था? वो औरत उससे क्यों मिल रही थी? वे किस बात से डर रहे थे? बीरबल को खबर दे दी गई और उन्होंने तुरंत चौपाल पर पहुंचकर कहा, डरने से सच नहीं मिलता, हमें समझदारी से सोचना होगा। बीरबल ने गांव वालों को एक एक करके बुलाना शुरू किया। वे हर बात को बेहद शांत चेहरे के साथ सुनते, पर किसी की आंखों में थोड़ी भी झिझक दिखती तो वे उसे तुरंत पकड़ लेते। पहला व्यक्ति आया। वो कहता रहा कि उसने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? वो डरकर बोला, मैं तो घर में था। कौन कौन था तुम्हारे घर? वो चुप। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, मेरी पत्नी नहीं थी, वो किसी रिश्तेदार के घर गई थी। बीरबल को यह बात अजीब लगी। जब गांव में आग लगी थी, चोटियां उठ रही थी, लोग बाहर भाग रहे थे, तो उसकी पत्नी कहाँ थी? लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ अगला व्यक्ति बुला लिया। कुछ देर बाद दो बच्चे आए और बोले, बीरबल साहब, हमने रात को किसी आदमी को जंगल के पास गड्ढा खोदते देखा था। बीरबल ने तुरंत पूछा, कौन था वो? बच्चे डरकर बोले, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन उसके पास लोहे की बड़ी सी कुदाल थी। अब बात और गंभीर हो गई। जंगल में आग, छिपी औरत, बच्चा, अब गड्ढा खोदता आदमी, ये सब साधारण नहीं था। बीरबल बच्चों को लेकर जंगल की उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने आदमी को गड्ढा खोदते देखा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन थोड़ी सी खुदी हुई थी और मिट्टी ताजी थी। बीरबल ने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकल आया, बिल्कुल साधारण सा, लेकिन बहुत पुराना। बीरबल ने उसे उठाया, झाड़ा और धीरे से खोला। उसमें क्या था? एक पुराना तांबे का सिक्का, एक टूटी हुई घंटी और एक चिट्ठी।
चिट्ठी बहुत पुरानी थी। उस पर हल्के अक्षर बचे थे। पेपर लगभग गल चुका था, लेकिन बीरबल ने उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, जिसे भी ये मिले, जान ले कि ये बच्चा खतरे में है। उसे बचा लो, कभी मत बताना कि वो कौन है। हरिनारायण सन। बीरबल ने चिट्ठी मोड़ते हुए कहा, यह बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं, इसके पीछे कोई कहानी छिपी है जिससे लोग आज भी डरते हैं। हरिनारायण ने पूछा, क्या मोहन उससे जुड़ा है? बीरबल बोले, संभव है। जिसने मोहन को जंगल में छोड़ा, वो केवल चोरी छिपाने नहीं आया था, वो कुछ और भी छिपाना चाहता था। जब वे नदी की ओर गए, जहां महिला मिली थी, वहां उन्हें एक और चीज मिली, एक छोटी सी गोल लकड़ी की घड़ी। घड़ी रुकी हुई थी, लेकिन उस पर एक नाम उकेरा था, रवि। हरिनारायण चौंक पड़ा। पहले कागज पर रामप्रीत, अब ये घड़ी रवि। बीरबल ने कहा, यह संभव है कि दोनों एक ही परिवार के हों, या कोई इन नामों को जानबूझकर हमारे सामने छोड़ रहा हो। हरिनारायण ने पूछा, क्यों, किस लिए? बीरबल ने कहा, ताकि हम उसके पास पहुंच सकें, या फिर ताकि हम किसी गलत दिशा में भटक जाएं। दोपहर होते होते गांव में एक नई खबर आई। एक लड़की आई है। वो कहती है कि वो उस औरत को जानती है। बीरबल तुरंत उसके पास पहुंचे। लड़की लगभग 18 से 20 साल की थी। उसकी आंखों में डर था, पर आवाज नर्म। वो बोली, मैं उस औरत की रिश्तेदार हूं। वो जंगल में इसलिए छिपती है क्योंकि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। बीरबल बोले, कौन लोग? लड़की बोली, कुछ साल पहले उसके पति ने किसी व्यापारी का राज सुना था। उस व्यापारी ने उसे धमकी दी कि अगर राज बाहर गया तो वो उसकी परिवार को खत्म कर देगा। हरिनारायण स्तब्ध। राज? कौन सा राज? लड़की डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन एक बात सच है, वो बच्चा उसी व्यापारी से जुड़ा है। बीरबल ने पूछा, कौन व्यापारी? लड़की ने धीरे से कहा, बाहुबली लाल। ये नाम सुनते ही हरिनारायण पीछे हट गया। गांव वाले चीख पड़े, वही व्यापारी जो कुछ दिन पहले आया था। यही आदमी तो महिला के पीछे अपने आदमी भेज रहा होगा। गांव में हड़कंप मच गया। बीरबल बहुत देर तक सोचते रहे। अब तक जो कुछ सामने आया था, मोहन का गायब होना, मजदूर का जंगल में बछड़ा छोड़ना, वही बच्चा जंगल में बार बार दिखना, महिला का भागदौड़, घोड़ों पर आए संदिग्ध लोग, पुराने बक्से में मिली चिट्ठी, कागज पर लिखे नाम रामप्रीत और रवि, पायल पर प्रीत, बाहुबली लाल का अचानक गाँव आना, और अब लड़की का बयान। ये सब एक ही कहानी की परतें थी। बीरबल ने हरिनारायण से कहा, जो राज हम खोज रहे हैं वो बहुत पुराना और खतरनाक है, और शायद मोहन उस राज का हिस्सा है। हरिनारायण कांप गया। एक बछड़ा? किस तरह? बीरबल बोले, अभी हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है, मोहन सिर्फ इसलिए नहीं चुराया गया कि वो सुंदर था। उसकी चोरी में कोई और वजह है। शाम होते होते एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। बीरबल साहब, महिला फिर दिखी है, इस बार गांव के पुराने कुएं के पास। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। हरिनारायण, लड़की और कई गांव वाले भी साथ गए। कुएं के पास एक छोटी परछाई खड़ी थी। वो महिला ही थी, लेकिन जैसे ही सभी आगे बढ़े, महिला डर गई और बोली, कृपया आगे मत आओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। बीरबल बोले, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। महिला ने धीरे से घूंघट उठाया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर, चोट के निशान और तकलीफ। उसने कहा, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती हूं, और उस बछड़े को भी। हरिनारायण बोला, मोहन को? मोहन का तुमसे क्या संबंध? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मोहन जिस गाय का बच्चा है, वही गाय कभी
मेरे पति की जान बचाई थी। सभी स्तब्ध। बीरबल ने पूछा, और वो व्यापारी? महिला कांपते हुए बोली, वो सब जानता है और वो नहीं चाहता कि मैं उसका राज किसी को बताऊं। बीरबल बोले, कौन सा राज? साफ साफ बताओ। महिला बोली, मेरे पति ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। व्यापारी रात के अंधेरे में कुछ बक्से जंगल में छुपाता था और उन बक्सों में अचानक। महिला कांप गई। मैं नहीं बोल सकती। अगर मैं बोलूंगी तो वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। बीरबल बोले, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। महिला बोली, नहीं, कोई नहीं कर सकता। और अचानक दूर से फिर घोड़ों की आवाज सुनाई दी। महिला एक पल में गायब हो गई। उसकी दुपट्टा हवा में उड़ा और कुएं की मुंडेर पर गिर गया। बीरबल ने दुपट्टा उठाया। दुपट्टा साधारण था, लेकिन उसके एक कोने पर एक बेहद पुराना चिन्ह बना था। एक गाय और उसके साथ एक बच्चा। हरिनारायण की रूह कांप गई। ये तो पुराना मंदिर का चिन्ह है। गांव वाले बोले, हां, वही मंदिर जिसका जमीन के लिए झगड़ा हुआ था। बीरबल की आंखों में चमक आई। तो जड़ उसी मंदिर की जमीन है। अब सब कुछ धीरे धीरे जुड़ रहा था, जैसे किसी ने 5 साल से बिखरे धागों को एक जगह खींच दिया हो। अगले दिन बाहुबली लाल खुद गांव आया। पहले की तरह घमंड नहीं, बल्कि डर लेकर। वो बीरबल के सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब, जो लोग उस औरत का पीछा कर रहे हैं वे मेरे आदमी नहीं हैं। मैं खुद उनसे डरता हूं। गांव वाले चौंके। हरिनारायण बोला, तो फिर वे लोग कौन हैं? बाहुबली लाल बोला, मैं सच बताना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कि अगर मैंने बताया तो मेरी जान भी चली जाएगी। बीरबल शांत रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें अब सच बोलना ही होगा, क्योंकि सच के पीछे जो लोग हैं वे अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बाहुबली लाल कांप गया। उसने कहा, मंदिर की जमीन और उसमें दफन पुराना भंडार, यही सब है। लेकिन ये शुरुआत भी नहीं। जो लोग उस औरत को ढूंढ रहे हैं वे बहुत पुराने दुश्मन हैं। हरिनारायण, गांव वाले, यहां तक कि लड़की भी चौंक उठी। बाहुबली लाल कुछ और बताता। इससे पहले ही जंगल की दिशा से तेज चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़े, लेकिन जंगल में जाकर उन्हें सिर्फ जली हुई टहनियां, टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना और उस बच्चे के पैरों के छोटे निशान मिले। बच्चा फिर गायब हो गया था। महिला भी नहीं मिली। घोड़ों वाले लोग भी गायब। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, न बच्चा मिला, न महिला, न असली व्यापारी, न वे आदमी जो पीछा कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच खत्म हो गया है। सच बस एक नए दरवाजे के पीछे छिपा है। गांव वाले पूछने लगे, अब क्या होगा? बीरबल बोले, अब सबसे पहले मंदिर की जमीन की सच्चाई और उन पुरानी चीजों का रहस्य खुलना चाहिए। उन्होंने हरिनारायण से कहा, तुम डरो मत। मोहन सुरक्षित है, पर अब उसकी सुरक्षा सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी और बड़ी चीज से जुड़ी है। हरिनारायण घबरा गया। मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि मोहन के पीछे जो लोग पड़े हैं वे मंदिर के रहस्य को भी जानते हैं, और वो रहस्य अभी तक हमने सिर्फ छुआ है, समझा नहीं। गांव में कई दिनों से डर, छिपाव, रात की फुसफुसाहटें और जंगल में छिपती वो औरत, सबने कहानी को उलझाकर रख दिया था। लेकिन अब बीरबल ने निर्णय ले लिया था। सच सामने आएगा, और जो भी इसमें शामिल है वो छिप नहीं सकेगा। गांव वाले बेचैन थे। हरिनारायण डरा हुआ था, और मोहन बछड़ा बिल्कुल शांत होकर गौरी के पास बैठा था, जैसे उसे भी पता हो कि बहुत बड़ी बात खुलने वाली है। बीरबल ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, जिस रहस्य का पीछा हम कर रहे हैं उसकी जड़ मंदिर की जमीन में है, और अब हम उसे खोलेंगे। गांव के बुजुर्ग डर गए। उन्होंने कहा,
मंदिर की जमीन में खुदाई करना पाप है। बीरबल बोले, पाप तब होता है जब झूठ पनपता रहता है। आज हम वो पाप खत्म करेंगे। पूरे गांव के सामने मंदिर के आंगन में खुदाई शुरू हुई। घंटों मेहनत के बाद जमीन के नीचे एक बड़ा पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्सा जंग लगा था, पर बंद था। बीरबल ने कहा, इसे खोलो। जब बक्सा खोला गया, गांव वाले स्तब्ध रह गए। बक्से के अंदर कई चीजें थी। बहुत पुराने सोने के सिक्के, व्यापार के दस्तावेज, कई घरों की जमीन के नक्शे और सबसे महत्वपूर्ण, एक अधूरी चिट्ठी जिसे पढ़कर हर किसी की आंखें फटी रह गई। चिट्ठी में लिखा था, जिनके ये दस्तावेज है वे इस गांव की असली जमीन के मालिक हैं, लेकिन एक व्यापारी ने इन परिवारों को धोखा देकर जमीन हड़प ली। ये बक्सा इस अपराध का सबूत है। जिस दिन ये खुलेगा, उस दिन सच सामने आ जाएगा। गांव वाले चौंक पड़े। ये व्यापारी कौन था? बीरबल बोले, ये व्यापारी आज भी जिंदा है। गांव वाले डर गए। तभी जंगल की तरफ से धीमी चाल से वो औरत आई। चेहरा थका, आंखें नम, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी। वो बीरबल के सामने आकर बोली, अब मैं भागूंगी नहीं। आज मैं सब सच बताऊंगी। गांव वाले हैरान, हरिनारायण अवाक। वो बोली, मेरे दादा इस जमीन के असली मालिक थे। उनके पास ये सारे दस्तावेज थे, पर व्यापारी बाहुबली लाल और उसके साथियों ने उन्हें धोखा देकर सब कुछ हड़प लिया। गांव वाले अविश्वास में, तो तुम? वो बोली, हां, मैं उस परिवार की आखिरी सदस्य हूं जिसकी जमीन ये मंदिर है। हर कोई हैरान रह गया। फिर वो बोली, जब मेरे पति ने व्यापारी की साजिश के सबूत पाए तो उन्होंने मुझे ये बक्सा सुरक्षित रखने को कहा, लेकिन व्यापारी ने मेरे पति को मार दिया। ये सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। तब मैं बच्चे के साथ भागती रही, क्योंकि अगर व्यापारी को पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं तो वो मुझे भी खत्म कर देता। हरिनारायण ने पूछा, लेकिन तुम जंगल में क्यों छिपती थी? और बच्चा कौन है? महिला ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, बच्चा मेरा बेटा है और वही इस जमीन का असली उत्तराधिकारी है। गांव वाले मौन। फिर उसने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस दिन मेरा पति मारा गया था, मैं जंगल में अपने बेटे के साथ थी। मैं डर गई थी कि कहीं वो लोग मेरे बेटे का भी पता न लगा ले। वो आगे बोली, भागते समय मेरे हाथ से मेरे बेटे का छोटा कंगन गिर गया था। लोग समझ नहीं पाए कि बच्चा वही कहीं है। उन्होंने सोचा कि जंगल में सिर्फ बछड़ा है। हरिनारायण चौंक गया। मतलब, मोहन को देखते ही उन्होंने समझा कि बच्चा वही है। महिला बोली, हां, वे गलतफहमी में थे और उसी गलती का फायदा हम दोनों ने उठाया। मजदूर ने जो किया वह चोरी थी, पर असली साजिश उसके पीछे थी। महिला ने कहा, व्यापारी के आदमी मेरे बेटे को ढूंढने आए थे। उन्हें लगा था कि वही बछड़ा शायद मेरे बेटे का सुराग हो सकता है, इसलिए उन्होंने गंगाराम को पैसा और धमकी दोनों दी। गांव वाले गुस्से से चिल्लाए। गंगाराम ने गांव को खतरे में डाल दिया। गंगाराम रोने लगा। मैं मजबूर था। उन्होंने मेरे परिवार की जान की धमकी दी थी। बीरबल ने कहा, सिर्फ एक आदमी नहीं था। ये पूरा खेल व्यापारी और उसके साथी चला रहे थे। अब सारे चेहरे साफ हो गए थे। बीरबल ने आदमी भेजकर बाहुबली लाल को पकड़वाया। जब वो गांव लाया गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जब उसने मंदिर का बक्सा खुला देखा, बीरबल ने कहा, ये आखिरी मौका है, सच बोलो। व्यापारी बोला, हां, मैंने जमीन हड़पी थी। हां, मैंने उसके परिवार को खत्म किया। हां, मैं इस बच्चे को भी खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाता तो मेरा राज खत्म हो जाता। गांव वाले गुस्से से कांप उठे।
अब मामला स्पष्ट था। अब कोई सस्पेंस नहीं बचा था। बीरबल ने कहा, जहां अपना अकबर का हुक्म है कि जो भी हत्या, धोखाधड़ी और दंगा फैलाए उसे सजा मिले। बाहुबली लाल को सजा सुनाई गई और वो उसी दिन सिपाहियों के साथ दिल्ली ले जाया गया, जहां उसे कठोर दंड दिया गया। अब सब सामने था। वो औरत असली उत्तराधिकारी थी। बच्चा उसी परिवार का आखिरी वारिस था। मंदिर की जमीन और सारे दस्तावेज सही मालिक के थे। व्यापारी ही सभी समस्याओं का असली कारण था। गंगाराम का लालच और डर उसे अपराध में ले गया था। मोहन बछड़ा सिर्फ एक गलतफ हमी का हिस्सा बना। और अब सारे खतरे खत्म हो चुके थे। गांव वालों ने महिला और उसके बेटे को सम्मान के साथ मंदिर की जमीन सौंप दी। हरिनारायण ने मोहन को गोद में लिया। गौरी ने खुश होकर मुंह से आवाज निकाली और शांति पूरे गांव में फैल गई। बीरबल ने कहा, जहां सच होता है वहां डर नहीं रहता। और इसी वाक्य के साथ बीरबल ने कहानी को हमेशा के लिए बंद कर दिया।